सलाम सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सब स्वागत। जल्दी से लाइव आ जा बच्चे, उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए। सादर प्रणाम, स्वीकार बच्चे, राधे राधे। श्री कृष्ण कुमार केशरी, स्नेहा झा, कुंदन कुमार, बबलू, आकाश, एमडी आतिफ हाशमी, गौरव तुषार, मौसम कुमार, आदित्य राज, नजीज नाज, वसीम जी, एमडी वसीम या डब्ल्यू डी कहीं था, एमडी वसीम, ठीक। सौरभ कुमार, आदित्य राज, कविता कुमारी, स्टडी बॉय। बाकी नाम लेते रहेंगे। पहले तो आप लोग ये बताइए कि कल के ऑब्जेक्टिव कैसे रहे। हाँ, एक चीज़ की उसमें मुझसे थोड़ी सी भूल हुई। मैंने कहा था कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग तक है, पर टाइपिस्ट जी ने पूरा टाइप नहीं कर पाया था। आई थिंक हमारी गलती है कि हमने क्रॉस चेक नहीं किया। तो वो 70 के चक्कर में रहे होंगे कि थंबनेल पे 70 है, इसलिए 70 ही छोड़ दिए होंगे। तो अभी आज शाम को या जब भी होगा, कल नहीं तो आज वैसे चांसेस हैं, तो बाकी चैप्टर के भी ऐड कर लेंगे। 16 चैप्टर टोटल, ठीक है ना। 20 वेर भी टॉपिक लाइए सर दी। चलो ठीक है, इस बार ले आएंगे तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की सीरीज ले आएंगे 20। ठीक, लंबी क्लास लेंगे। ठीक है, सब बढ़िया था सर। चलो ठीक है। हार्ड था सर भाई। देखो यार, मुझे नहीं लगता कि अगर उस 70-72 क्वेश्चन में से 35 तो आ रहे थे तुम लोगों को, ये तो है। अगर छोड़ते जो नहीं आता तो 35 तो कर लेते, ये तो मान लेंगे हम। पर जो भी क्वेश्चन और थे उसको भी समझने लायक थे और अच्छे क्वेश्चन थे, मेहनत की गई थी उस पर क्वेश्चन पर, ठीक है ना। और तुम लोगों को वो सीरीज़ देखनी चाहिए, और जो भी दोस्त यार है जो भी है रिकमेंड करनी चाहिए उसको। तो क्वेश्चन अच्छे थे उसमें, ठीक है ना। बहुत मस्त था सर। ठीक है अशरफ जी, सब्जेक्टिव लेते हैं इसके बाद। ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव एक दिन बाद ले लेते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा था सर, ऐसा ही लाइएगा। वैशाली की धरती से सादर प्रणाम। सादर प्रणाम बच्चे। चलो, 4 सही हुआ, खुशी ने लिखा था। चलो जो भी था उसको देखो और उसको सही करो। और वैसे ही क्वेश्चन आपके देखो, एकदम पेपर की तरह स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे वो। बहुत मेहनत लगा था बनाने में, ठीक है ना। चलो आज जो पढ़ेंगे, खाद्य उत्पादन में वृद्धि का ये दूसरा पार्ट है और टोटल 29 नंबर पार्ट है। तो हमने सबसे पहले कल पढ़ी थी 5 एंजाइम, लाइसोजाइम, लिटिक, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो 2 प्रकार था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, डीएनए लाइगेज या लाइगेज, और पढ़ा था क्लोरेम्फेनिकाल। कोशिका से कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम उपयोग करते थे। कोशिका से डीएनए को अलग करने के लिए लेटिक एंजाइम उपयोग करते थे। डीएनए को 2 भागों में काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते थे, जिसमें डीएनए को किनारे वाले भाग से रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज और मध्य वाले भाग से काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यूज करते थे। 2 डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए, चलो छोड़ो कल वाली बात छोड़ो, 5 लाए थे क्वेश्चन, 18 सही हुआ था। ये 2 डीएनए को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम उपयोग किया गया था, और संख्या में वृद्धि कराने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है क्लोरेम्फेनिकाल। साथ में जीएम फसल बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें धान और मक्के के जीनोम को आपस में जोड़ने की कोशिश की गई और उसके द्वारा जीएम फसल बनाई गई। पीटी फसल बनाया गया था, जिसमें बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नामक जीवाणु का सहारा लेकर उसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस नामक जीवाणु में रूपांतरित किया था, जिससे पीटी फसल का निर्माण किया गया था। तो इतनी चीजें हम लोगों ने कल अच्छे से पढ़ ली थी। साथ ही में बैक्टीरियोफेज या रूपांतरण, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और बारबरा मैककिलोनटॉक के द्वारा ट्रांसपोजिशन की जो क्रिया थी ये पढ़ ली थी। इस चैप्टर से कुछ चीजें और छोटी छोटी हैं जो, हाँ बीटी क्रॉप हो गया था कल, ठीक है ना। हाँ जीएम नहीं जीएमओ भाई, दोनों एक ही है। जीएम मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड, उसी में ऑर्गेनिज्म जोड़ दोगे तो जो पौधा और जंतु दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों बात एक ही है। सर जी बायोलॉजी का पीडीएफ नहीं आया है, कल वाला पीडीएफ नहीं गया क्या? पढ़ना में ठंड बहुत ज्यादा है। अमित कुमार जी, जो आप कह रहे हैं वो बात तो सच है, पर लड़ाई आपकी है। हम सिर्फ वहां सुविधा दाता है, हमसे सिर्फ सुविधाएं लीजिए, जो पढ़ना है वो सीखिए, और कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। जिंदगी में अच्छे वक्त को देखना है तो आपको भी अच्छा ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे ही लिखने से आपको नंबर मिलेगा। चलो आते ही मच्छरने की शुरुआत। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पहला टॉपिक क्या है, पीड़क प्रतिरोधक पौधे क्या होते हैं, संक्षेप में 100 उदाहरण समझाइए। देखो जब भी पीड़क प्रतिरोधक पौधे की बात आएगी, ठीक है ना, तो उसमें 2 शब्द आराम से चुन लेना। पहला चुनना जैव प्रौद्योगिकी। क्या? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी पहला शब्द एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरा शब्द आना चाहिए क्या? बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप। इसीलिए जो अगला चैप्टर आप पढ़ोगे वो चैप्टर एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। रीजन उसका, क्योंकि उस चैप्टर के कुछ हिस्से हम लोगों ने कल ही पढ़ लिए थे, ठीक है ना। इसके एटीपी का फुल फॉर्म क्या है सर? आप 12th में है बच्चा, 9th की चीजें पूछ रहे हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नहीं नाराज है संगीत जी, अब सुनिए।
तो ये दो चीजें आपके मन में आनी चाहिए। इसको पूरा कहते हो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। और इसको कहते हो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, थ्यूरिनजेनेसिस, इसको क्या कहते हो, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। अब आओ अपने टॉपिक पे, सीधे सीधे क्या लिखोगे, लिखोगे पीड़क प्रतिरोधक पौधा क्या है। तो पीड़क प्रतिरोधक पौधा वह पौधा है जो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार किया जाता है। और जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जब उसको तैयार करोगे तो उसको तैयार करने के लिए हम लोग वही 5 एंजाइमों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है ना। चलो सर चलो ठंड होगी हर जगह, सही है। लिखोगे पीड़क, पीड़क प्रतिरोधक पौधे का निर्माण, प्रतिरोधक पौधे का निर्माण, पौधे का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी की सहायता की सहायता से किया जाता है, से किया जाता है, से किया जाता है। जिसमें कितने एंजाइमों का उपयोग करते हो, आराम से देखो याद हो जाएगा। जिसमें 5 एंजाइम्स, जिसमें 5 एंजाइम का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। जिसे आराम से सुनो और लिखते रहो। जिसे क्या कहते हो, कोई बात नहीं, लेट हो गया बच्चे। जिसे क्या कहोगे, लाइसोजाइम, जिसे लाइसोजाइम, ठीक, कामा लिटिक, कामा लगाना, प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, लाइगेज व क्लोरैम्फेनिकाल, क्लोरैम्फेनिकाल कहते हैं, कहते हैं। आगे है ना, इस इन एंजाइमों की सहायता से, इन एंजाइमों, इन एंजाइमों इन एंजाइमों की सहायता से इन एंजाइमों की सहायता से बीटी फसल का निर्माण किया जाता है, का निर्माण किया जाता है। इन एंजाइमों की, सर कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, ठीक है ना। दिमाग को इधर उधर मत जाने दो, एग्जाम आ रहा है, वही कह रहा हूं ना। फसल का निर्माण किया, फसल का निर्माण किया जाता है, जिसमें, सॉरी जिसकी, ऐसे लिख लो, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जिसकी रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है, जिसके कारण, जिसके कारण इसमें कीड़े, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं,
में कीड़े नहीं लगते हैं। जैसे करके क्या लिख सकते हो? जैसे पीटी कपास, पीटी तंबाकू, पीटी आलू, पीटी टमाटर, और भी हैं, बाकी कर लो, इत्यादि। ये हो जाएगा आंसर समाप्त। तो इतना आप लिख सकते हो, ठीक है ना? बताओ, इतना लिख सकते हो, आराम से आंसर आपका पूरा भी होगा और पूरी तरीके से सही भी लगेगा। इतना हम लोगों को लिखना था। बताओ, बताओ, लिख लोगे अब? पीटी पर आएगा टिप्पणी लिखने को, तो पीटी पे कह रहा है पीड़क प्रतिरोधक पदों पर आएगा टिप्पणी लिखने के लिए, तो अब लिख लोगे? बताओ एक बार। आलू ही नहीं है, आलू है। कल वाला लेक्चर देखो गुड्डू कुमार जी। बीटी फसल वह फसल होते हैं जिन्हें बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नामक जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाता है, और इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो, बढ़ जाए, मतलब उसमें कीड़े ना लगे, जिसके कारण अभिषेक जी कह सकते हो 2 नंबर, इससे ज्यादा नहीं, 2 नंबर से ज्यादा नहीं। ठीक है ना? चलो, यस सर, हाँ यस सर, जी गुरु जी। चलो, नॉर्मल पौधों की तरह ही होते हैं बेटी बीटी पौधे, बस उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है ना? अगला है, भारत में हरित क्रांति पर नोट लिखिए। तो हरित क्रांति शुरू हुई थी 1960 के दशक में। अगर दशक पूछेगा तो लिखना 1960 के दशक में लगे, लेकिन अगर पूछेगा एग्जैक्ट डेटा तो 1965 से 1968 के बीच में, ठीक है ना? हरित क्रांति शुरू हुई थी। और इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे एम एस स्वामीनाथन। और क्यों किया गया था? क्योंकि भारत में जब वो क्या कहते हैं 1970, सॉरी, भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय खेती के साधन वगैरह नहीं थे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो पैदावार तो अच्छा खासा होता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, उसमें यह देखा गया कि जो उपज है वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा। तो भारत में धान और गेहूं की वृद्धि के लिए एक योजना चलाई गई जिसे हरित क्रांति कहा गया, 60 के दशक में, 1960 के दशक में। और एग्जैक्ट डेटा क्या है? 1965 से 1968 के दशक में। जिससे कहा कि नहीं, इसमें फिगर नहीं, जिसमें कहा गया कि गेहूं में सबसे ज्यादा पैदावार हुआ, धान पे उतना कम असर दिखा, ठीक है ना? चलो, गूगल पे भी डालोगे बच्चे तब भी मिल जाएगा आपको, रोशन जी, ठीक है ना? चलो, इसमें क्या लिखोगे? देखो, 1960 के दशक में, 1960 के दशक में, 1960 के दशक में, ठीक है ना? भारत में, भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति नामक योजना, नामक योजना एम एस स्वामीनाथन, 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 ठीक है ना? कब? 1960 के दशक में द्वारा चलाई गई, द्वारा चलाई गई, चलाई गई, ठीक है ना? जिसमें हाँ ना, 1965 से 1968 एग्जैक्ट डेटा है, 3 साल सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। जिसमें किताब में भी यही है और गूगल भी वगैरह करोगे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि किताबें झूठ नहीं बोलती, ठीक है? जिसमें 1965 से 1968 तक, 1965 से 1968 तक इस योजना पर अधिक बल दिया गया, इस योजना पर अधिक बल दिया गया, पर अधिक बल दिया गया, अधिक बल दिया गया।
जिसमें जिसमें गेहूं व धान, जिसमें गेहूं व धान के फसल, गेहूं व धान के फसल के उत्पादन दर में, वृद्धि पर बल दिया गया था। वृद्धि पर बल दिया गया था। बल दिया गया था क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें बढ़ती जनसंख्या के भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जिसमें बढ़ती जनसंख्या के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संकल्प लिया गया था। जिसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के फसल पर हुआ था। गेहूं के फसल पर हुआ था। किस पर हुआ था? गेहूं के फसल पर हुआ था। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चे, पर समय से। ऐसा नहीं कि उसमें ज़्यादा समय लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पर जितना समय उसको देना चाहिए सिर्फ उतने ही समय में, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बैठ के सिर्फ समय काटिए, ठीक? क्वेश्चन को जितना समय देना चाहिए सिर्फ उतना ही समय दीजिए, इससे ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना? जितना आप लेट करेंगे उतना आपके लिए वो नुकसानदेह होगा, ठीक है ना? इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। बताओ, ये लाइन आप समझ में आ जाएगी? कब? 1965 से 1968 के बीच इस पर ज्यादा बल दिया गया, ठीक है ना? किस पे? गेहूं और धान के फसल पर, ठीक है ना? भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। सबसे अधिक किस पर प्रभाव दिखा था? सबसे अधिक प्रभाव दिखा था इसका गेहूं पर। इसीलिए ज्यादातर अगर पूछा जाए किसी से कि हरित क्रांति किस पर चलाई गई थी, तो हरित क्रांति ज्यादातर सब गेहूं की खेती पर ही बोलते हैं, ठीक है ना? चलो, 60 से 70, मतलब 70 का दशक ही तो शुरुआत हुआ। सॉरी, 60 का दशक ही तो शुरुआत हुआ, 70 का दशक नहीं। ओके सर, 20 मिनट बच्चे। मिस्टर विवेक कुमार, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना? चलो, शुभम कुमार यादव जी, हैप्पी बर्थडे। बात समझ में आएगी? ठीक है रंजीत कुमार, थैंक यू। जैसे फिगर बनाया गया था एमडी सलमान जी, स्टेप बाय स्टेप लिखिए उसको। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए उसको नहीं लिखे थे, पर बनाने की विधि समझा दिए थे आप लोगों को, ठीक है ना? चलो, ठंड में हैंड राइटिंग बिगड़ गई है सर, अब सही होगी। वही प्रजनन पर टिप्पणी लिखी है। अब ये तो समझ लो दोनों चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है ना? एक होता है IVF, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन वीवो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो, लेकिन एग्जैक्ट अगर कहा जाए तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन, या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हो क्या, बाह्य प्रजनन, बहि प्रजनन भी कह सकते हो या बाह्य निषेचन भी कह सकते हो। बहि, अरे यार है बनाने नहीं आ रहा हमसे, प्रजनन, प्रजनन ठीक है ना, बहि प्रजनन। बताओ, आईवीएफ या इसी को हम लोग कहते हैं बहि प्रजनन। चलो, एमडी सलमान जी वो तो सही है आपका आंसर, ठीक है ना। ठीक है ऋषि यादव जी जाइए। हम्म, कोई बात नहीं। तो इसमें बहि प्रजनन मतलब निषेचन शरीर के कहाँ होना है, बाहर होना है, बस इतनी बात रखो। अब ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और कृत्रिम रूप से भी हो सकता है, कहने का मतलब क्या है, चलो लिख देते हैं सीधे। देखोगे मेंढक जैसे जीवों में, जैसे जीवों में निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है, 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 जिसमें नर तथा मादा अपने जनन कोशिकाओं को, मतलब वही शुक्राणु और अंडाणु, अपने जनन कोशिकाओं को, अपने जनन कोशिकाओं को जल में छोड़ देते हैं, जल में छोड़ देते हैं, देते हैं, जिससे जनन शरीर के बाहर होता है, जनन शरीर के बाहर होता है, बाहर होता है, ठीक है ना। इसे क्या कहोगे, बाह्य प्रजनन। यह क्रिया वही प्रजनन कहलाती है, प्रजनन कहलाती है, जो कि, जो कि एक प्राकृतिक घटना है, जो कि एक प्राकृतिक घटना है। अब आओ मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा यह है बच्चे शरीर के बाहर ही तो हुआ। मेन मुद्दा यह है, लेकिन कभी कभी, लेकिन कभी कभी यह क्रिया कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से मानव में भी अपनाई जाती है, मानव में भी अपनाई जाती है, जिसे ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, सहायक जनन विधि कहते हैं, कहते हैं, ठीक है ना। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, कामा देके लिख सकते हो क्या, जिफ्ट, ये पढ़े आप लोग, गिफ्ट, ICSI इत्यादि,
इन सब में निषेचन कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसको हम लोग बाह्य निषेचन की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है ना। अंतः प्रजनन क्या है सर? जब नर तथा मादा युग्मक शरीर के अंदर मिले लेकिन प्राकृतिक रूप से, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, तब, ठीक है ना। चलो बताओ, बताओ, समझ में आ जाएगी ये बात? कैसे याद रहता है ये सब? जब पढ़ोगे तो याद रहेगा ही। जल के अंदर वो अपने स्पर्म और ओवम को पानी में छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो दोनों आपस में मिलेंगे तो देखते होगे मछलियों की तरह काली काली संरचनाएं बनती हैं, जिसको टैडपोल या लार्वल स्टेज में रखते हो। और वही फिर मेंढक में मेटामार्फोसिस या कायांतरण की क्रिया द्वारा क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। सरोगेट मदर भी कह सकते हो, पर वो केवल बच्चे को पालने के लिए है, ठीक है ना। इतना बड़ा जरा लिखना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन भी सही से नहीं हुआ। तुम लोग बोर्ड देखते हो तब लगता होगा तुम लोगों को कितना बड़ा है, ठीक है ना। समझ गए सर? 12 मिनट शाहिद अली जी, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए आतिफ हाशमी जी, थैंक यू। बात समझ में आ गई? मच्छर ध्यान खा ले रहे हैं यार, उन लोगों का आज संहार करना पड़ेगा, देख रहे हैं। बताइए, बात समझ में आ गई हो तो बताओ। चलो, और अब आते हैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, पूछ भी सकता है। पहला, भारत में विकसित किन्हीं 3 पादप फसलों के विकसित किस्म का नाम लिखिए। जैसे गेहूं किस्म सोनालिका और कल्याण सोना, किसकी किस्म है? गेहूं सोनालिका और कल्याण सोना। अगली क्या है? धान की किस्म जया एवं रत्ना, धान की किस्म जया एवं रत्ना। और अगला क्या है? मिर्च पूसा सदाबहार, मिर्च की एक किस्म है जिसको कहा जाएगा क्या? पूसा सदाबहार। तो ऐसे भी याद रखना, ठीक। चलो, गेहूं की एक किस्म है सोनालिका और दूसरी है कल्याण सोना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। धान की एक किस्म है जया, दूसरा है क्या? रत्ना। और मिर्च का है पूसा सदाबहार। इतनी बात याद रह जाएगी। पादप क्या है? पेड़ पौधों को कहते हैं गधों। पादप क्या है? जी बोर्ड के क्लिप बोर्ड में आपका स्वागत है। आप जो, ठीक है बच्चे, थैंक यू, ठीक है ना। सर ऑल आउट और कछुआ आइए, ये बात समझ लोगे आप। तो अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में सोनालिका किसकी प्रजाति है तो गेहूं की, कल्याण सोना किसकी प्रजाति है? गेहूं का, रत्ना धान का, जया किस्म का, मिर्च का, पूसा सदाबहार। एक चीज, जो धान है बासमती, हाँ है यहाँ, बासमती चावल, बासमती चावल सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? सबसे ज्यादा भारत में उगाई जाती है, भारत में उगाई जाती है, उगाई जाती है। लेकिन लेकिन इसका पेटेंट, पेटेंट मतलब अधिकार, पेटेंट या एकस्व, इसी की हिंदी है, किस देश के पास है? पढ़ा है? बताओ तो, बताओ किस देश में है ये? इसका अधिकार कि ये जो बासमती चावल है वो हमारे देश का नहीं, हमने कहीं और से ले आया था। बताओ किस देश का है? किस देश के पास है इसका अधिकार? बताओ, इसका पेटेंट या एकस्व किस देश के पास है? तो इसका पेटेंट या एकस्व हर समय उगाया जाना जो सदाबहार होता है, ठीक है ना, अमेरिका। ठीक, सही बात है, अमेरिका के पास है। अमेरिका 1997 से रखा हुआ है, उसने सबसे पहले पेटेंट करा लिया था, अमेरिका के पास है। ये बात भी ध्यान रखना, के पास है। वह कौन सा पौधा है जो इसमें वैश्विक समस्या बना हुआ है? वो है जलकुंभी। इस बात का भी ध्यान रखना। हाँ, अमेरिका पढ़े हो आप लोग, ठीक है ना। ठीक है रुपेश कुमार जी, चलो ये बात समझ लोगे। अगला क्वेश्चन, सिंगल सेल प्रोटीन, SCP इसको लिखा हो सकता है। सिंगल सेल प्रोटीन पर टिप्पणी लिखो।
जितना जरूरी उतना। लिखा है सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, तंतुमय एल्गी, फिलामेंटस एल्गी जिसकी संरचना धागे नुमा होती है, इत्यादि को विभिन्न तरह से उपयोग कर सकते हैं। बहुत रूपों में किया जाता है जिसे एकल कोशिका प्रोटीन भी कहते हैं। अभी समझा रहे हैं क्यों। अच्छे स्रोत के रूप में बड़े पैमाने पर उगाया उत्पादन किया जा रहा है। वास्तव में अधिकांश लोगों द्वारा मशरूम भोजन के रूप में खाए जाने लगे हैं। अतः पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत में से एक सिंगल सेल प्रोटीन भी है। और इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ ये हैं कि यह ह्यूमन डाइट में प्रोटीन के पूरक के रूप में उपयोगी होता है, और दूसरा यह कृषि उत्पादन में प्रोटीन के दाब को क्या करता है? कम करता है। मतलब जरूरत से ज़्यादा प्रोटीन बनाई जाए तो उसमें क्या होगा? किसानों पर प्रेशर आ जाता है, या जो भी उसको उगाते हैं उन पर प्रेशर आ जाता है, तो उसके दाब को कम किया जाए। ठीक है ना। हाँ भाई, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, राज्य भी तो बड़ा है, इस बात का भी तो विशेष ध्यान रखो। ठीक है ना। चलो सीधे सीधे अब इसको समझो है क्या ये सिंगल सेल प्रोटीन कहने का मतलब। कह रहा SCP, एकदम आराम से समझना, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है ना, पूरा नाम है ये SCP या सिंगल सेल प्रोटीन। है क्या? हमारे पास कोई एक कोशिकीय संरचना है, एक कोशिकीय संरचना है, संरचना। उदाहरण के तौर पर ईस्ट ले लो, ईस्ट, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? यह एक कोशिकीय कवक है। क्या है? एक कोशिकीय कवक है। ये क्या है? एक कोशिकीय कवक। अब अगर इसको बायोलॉजी लैब में आप लोग गए होंगे तो एक शीशे का छोटा सा ऐसे ढक्कन की तरह होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेट्री डिश कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्री डिश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेट्री डिश। बायोलॉजी लैब में होगा अगर आप लोग गए होंगे तो, ठीक है ना। शीशे का ढक्कन की तरह होगा, ठीक है ना। चलो, तो इस ईस्ट की कोशिका को क्या कर रहा हो? इसमें डाल दे रहा हूं। ईस्ट की कोशिका को इसमें डाल दिया, और इसमें डालने के बाद उसमें एक एंजाइम डालोगे, इसमें एक एंजाइम ऐड करोगे। उस एंजाइम को कहते हैं हम लोग क्लोरैम्फेनिकॉल, क्लोरैम्फेनिकॉल। एंजाइम को क्या कहते हैं? क्लोरैम्फेनिकॉल कहते हैं। क्लोरैम्फेनिकॉल का काम क्या था? प्रचुरोध भवन में सहायता प्रदान करना। तो इसमें क्या होने लगेगा? प्रचुरोध भवन, मतलब कोशिका विभाजन के कारण ये संख्या में क्या होंगे? वृद्धि करेंगे। कोशिकाएं संख्या में वृद्धि होगी। एक संख्या में वृद्धि होने के कारण क्या होगा? जो सिंगल सेल प्रोटीन की या ईस्ट की कम कोशिकाएं थी, एक दो कोशिकाएं, अब वो लगातार कोशिका में क्या करेंगी? वृद्धि करेंगी। लगातार कोशिका में क्या करेंगी? वृद्धि करेंगी। और ईस्ट की क्या होंगी? अनगिनत कोशिकाएं बन जाएंगी। अनगिनत क्या बनेंगी? कोशिकाएं बनेंगी। इसकी ईस्ट की अनगिनत क्या बनेंगी? कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है ना। इनफाइनाइट, जिसको गिना नहीं जा सकता। ठीक। अब ईस्ट में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ईस्ट में मात्रा होती है अधिक किसकी? प्रोटीन की। और इसका उपयोग हम करेंगे किसको बनाने में? खाद्य उत्पादों को। खाद्य उत्पादों को क्या करेंगे? बनाने में करेंगे। इस खाद्य उत्पादों का निर्माण किया जाएगा इससे। अब दूसरी चीज, जिससे क्या होगा कि जो प्रोटीन सोयाबीन के रूप में जानवरों के मीट से या अन्य पदार्थों से हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, अब उस पर दबाव कम पड़ेगा उनका, ठीक है ना। उस पर दबाव कम पड़ेगा तो आवश्यकता की पूर्ति हमारी समय से हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी बात ये ध्यान रखी जाए को मन में आया था, उतर गया। क्या था यार? देखो इतना अच्छा था अभी। हाँ, याद आया। तंतुमय एल्गी। चलो अभी देखो याद आया। इसको कहते हैं फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी। स्टक हो जाता है दिमाग एक तरीके से। तंतुमय एल्गी मतलब शैवाल। तो कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जैसे क्या होता है, जो फिलामेंटस होते हैं, जो भोजन के रूप में या चारे के रूप में खाए जाते हैं। जैसे भोजन के रूप में खाया जाता है किसको? लैमिनेरिया को। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। लैमिनेरिया नामक तंतुमय शैवाल है ये। क्या है ये? तंतुमय शैवाल। जिससे क्या प्राप्त होता है?
आयोडीन। और इस शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो प्रोटीन की। तो प्रोटीन के रूप में अगर अन्य कोई पौधे नहीं मिल रहे हैं तो इस शैवाल के रूप में भी खाया जाता है, ठीक है ना, जिससे आयोडीन की कमी भी पूरी हो जाती है। एक और कोई था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेमिनेरिया क्लोरेला, देखो याद आ गया। एक और कौन सा है? क्लोरेला। क्लोरेला, इन दोनों से क्या मिलता है? इन दोनों से आयोडीन मिलता है। क्या मिलता है? आयोडीन। तो कुछ देशों में भोजन के रूप में शैवालों को भी खाया जाता है आयोडीन और प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक ना। बताओ, तो सिंगल सेल प्रोटीन पे टिप्पणी लिखने के लिए कहेगा तो ये सब लिख लोगे आप। और ये जो क्रिया कर रहे हो इसी को कहा जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। संख्या में वृद्धि कराने की क्रिया को क्या कहते हो? सूक्ष्म प्रवर्धन। किस एंजाइम की सहायता से? तो क्लोरोफेनिकॉल एंजाइम की सहायता से। बताओ, याद हो जाएगा अमित जी? बताइए। एकासो जैसे कह रहा है कि ये जिस कंपनी का बोर्ड है, मान लो इसे इंडिया में किसी ने बनाया, लेकिन इसी कंपनी बोर्ड का कार्बन कॉपी करके कोई अमेरिका में बना लिया और कहा कि नहीं, इसने मुझे इस बोर्ड को पहले मैंने बनाया था, तो इसका अधिकार कौन देगा इसको? इस कंपनी का मैन्युफैक्चरर। तो वही कहा क्या, धान बासमती जो था वो भारत में उगाया जाता है ज़्यादा, लेकिन उसने अमेरिका ने कह दिया कि नहीं, ये हमारे वहाँ से आप लोग इसका बीज लेके गए थे और अभी वर्तमान समय में ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं, इसलिए इसका अधिकार हमारे पास है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है, ठीक। चलो इतनी बात समझ में आ गई। बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। अधिकांश लोग मशरूम के रूप में भी प्रोटीन को खाते हैं, पर उसकी जगह जंतु और पोषण में क्या करेगी? वैकल्पिक स्रोत भी है, जैसे अभी तुम लोग लिखे ही हो, सिंगल सेल प्रोटीन वैकल्पिक स्रोत हो गया, लेमिनेरिया हो गया, क्लोरेला हो गया, या एक विधि द्वारा बनाया गया उसको भी प्रोटीन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना। वैकल्पिक स्रोत मतलब प्रोटीन की अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है, हम मीट नहीं खा सकते और शाकाहारी हैं इसलिए, तो हम ये सब चीज़ें भी खा सकते हैं, इससे भी हमारे शरीर की प्रोटीन की कमी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, ठीक। अगला, जैव खरपतवार नाशी पर टिप्पणी लिखिए। तो एक होता है मृदा में, नोट करके लिख लिया जाए, हाँ समझ में आ जाएगा, नोट करके। मृदा में मृदा में पाए जाने वाले अवांछनीय पौधों को, अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार कहते हैं, जिसे खेत से अलग करने के लिए, इसे खेत से क्या करो? अलग करने के लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चे, क्लोरेला एक शैवाल का नाम है, ठीक है ना। खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मतलब अलग से तुम दवा डाल रहे हो उस खेत में जो भी पैदा हुआ है उसको नष्ट करने के लिए। लेकिन कभी कभी जैव खरपतवारनाशी, जैसे एक पौधा है ढैंचा, हमारे वहाँ कहते हैं, यहाँ पता नहीं क्या कह सकते होगे उसको, उस पौधे को अगर हम लोग खेत में लगाते हैं तो खेत में जब उसको फसल बोनी होती है तो काट के जलाते वगलाते हटाते नहीं, उसी में सीधे जोत देते हैं, जिसमें पौधे मिट्टी की उपजाऊपन क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको फसल के साथ बगल में लगा दिया जाता है, जिससे क्या होगा? मिट्टी में जो कीड़े लगेंगे उस कीड़े को वो क्या करेगा? नष्ट करेगा। जैसे नीम का पेड़ हो या करेले का पेड़ हो, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत तीखा है, तो उसको ना ही कोई खाएगा। और ऐसे ही कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खेत में लगाए जाते हैं, रईचा इसको कहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे वहां, ठीक है ना। चलो तो उससे क्या होगा? यस सर, देचा कहते हैं। उससे क्या होगा? उसमें कीड़े नहीं लेंगे। तो जैव मतलब जीवित चीज हम लोगों ने पहले से उसमें रखा है, मूंग भी ऐसा करती है, ठीक। तो वही चीज यहां पे लिखा है कि कुछ वैसे फसली पौधे हैं जो अपने नजदीक के घास को उगने नहीं देते, इसे स्मूथर क्रॉप कहते हैं। जैसे बार्ले, रे, सॉर्गेनम, ये पौधे रसायन श्रावण द्वारा घास को नष्ट कर देते हैं। एक दूसरा तरीका खरपतवार पर नियंत्रण का है, खास किस्म की कीटों को प्रवेश कराकर, जैसे कोकनियल कीट जो
पुंटिया की वृद्धि रोकने के लिए क्या होता है, भारत में तथा ऑस्ट्रेलिया में उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का सीधा यही है कि हम अलग से दवा नहीं डालना चाहते, हम साथ में ही कुछ पौधों को ऐसे लगा देना या बो देना चाहते हैं जिसके कारण उसमें जो कीड़े वगैरह लगे उसमें क्या हो, वो नष्ट हो जाए, बस इतनी सी बात है। अलग से नहीं हम डालेंगे। तो अलग से डालोगे तो उसको खरपतवार नाशी में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अलग से डालोगे तो। लेकिन जब मृत पौधों में ही वैसा होगा, जीवित पौधे में ही या जीवित जीवों में ही, तो इसको हम रखेंगे जैव खरपतवार नाशी, अलग से हम नहीं डालना चाह रहे, ठीक है ना। अच्छा, ढैंचा ही कहते हैं, चलो। अरे तो इतना भी तीखा नहीं है कि खा के निपट जाओगे, ठीक है ना। चलो, बात समझ में आई। और लास्ट आज का, किसी नहीं, लास्ट नहीं, एक और है अभी। किसी 4 एंटीबायोटिक का नाम लिखो। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन किससे तैयार किया जाता है? तो जिससे तैयार किया जाता है उनके नाम। स्ट्रेप्टोमाइसिन निसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरियोफेसिन्स, पेनिसिलियम क्रायोजेंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रिस। यहाँ पेनिसिलिन नोटेटम भी लिखा हो सकता है तो वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, बस इतना ही सी बात है। इसको ऐसे इंपॉर्टेंट के तौर पर याद रखना, पूछ भी सकता है, इसलिए एक जगह लिख दी, हो गया, ठीक है ना। चलो, धनिया, धनिया भी कहते होगे शायद। चलो तो एंटीबायोटिक का नाम पूछेगा तो ये चारों लिख सकते हो, ठीक। चलो, प्रेम कुमार शर्मा जी। और मधुमक्खी पालन पर नोट लिखिए, उससे पहले मधुमक्खियों में जनन समझ लो। हालांकि एक बार पढ़े हो पर फिर भी पढ़ाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि और क्या क्या लिखा जा सकता है। तो पहला है, पहले लिखा जाए मधुमक्खी, मधुमक्खी, या इसी को कहते हैं हम लोग हनी बी। क्या कहते हो? हनी बी। इसमें एक है नर और एक है मादा, तभी जाके सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी जो उसमें लिखा हुआ है। और एक है मादा। मादा के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 32 और नर के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। ये अगुणित संरचना है और ये द्विगुणित संरचना है। इसमें जनन की क्रिया जब शुक्राणु होंगे या नर युग्मक बन रहे होंगे तो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। ये आप लोग पहले पढ़ रखे हो, ठीक। और इसमें जनन की क्रिया के समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और इसमें जनन की क्रिया के समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन होने के कारण एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी और गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहेगी। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होने के कारण एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनेंगी और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी, ठीक। अब इनमें होगा निषेचन। तो निषेचन की क्रिया के समय ये वाला इससे निषेचित होकर 16-16 हो जाएगा 32, और ये वाला इससे निषेचित होकर ये भी हो जाएगा 16-16 32। तो जब 32 होती है तो उसमें क्या पैदा होगी? मादा। और जो बिना निषेचन के पैदा होते हैं, अरहेनोटॉकी, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, इसको कहते हैं मेल या नर। इन दोनों को क्या कहोगे? नर। ये बिना निषेचन के पैदा होंगे और ये निषेचन के पैदा होंगे, ठीक है ना। हो जाएगा बच्चे, परेशान ना रहो, ठीक ना। दीपांशु कुमार जी इग्नोर किए हैं, क्या भाई ऐसा कहते हो यार, ठीक है ना। तो नर मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या 16, मादा मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या 32। अब इसी कहानी को थोड़ा सा पढ़ो। लिखा है बी कीपिंग के अंतर्गत या मधुमक्खी पालन के अंतर्गत इसका देखभाल किया जाता है। मधुमक्खी एक प्रकार का कॉलोनिकल कीट है। कॉलोनिकल कीट कहने का मतलब वो कॉलोनी बना के रहता है, अकेले रहना पसंद नहीं करता है, ठीक, पहली चीज। दूसरा कह रहा है कि रानी श्रमिक ड्रोन, जिसमें कितने प्रकार की मक्खियां हैं? 3। पहला है रानी क्वीन, दूसरा है श्रमिक, तीसरा है ड्रोन। एक छत्ता सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है। रानी तथा श्रमिक मक्खी का विकास अंडों का होता है, जबकि ड्रोन का विकास अनिषेचित अंडों से होता है। ड्रोन का विकास किससे होता है? अनिषेचित अंडे। तो ये जो लिखे हो यहाँ पे, ये किस कहाँ गया भाई? ये जो होगा ये क्या बनेंगे? ड्रोन बनेंगे। ये दोनों ये क्या बनेंगे? ड्रोन मधुमक्खी बनेंगे, ठीक है ना। और रानी का कहाँ गया? कहाँ गया? एक ना। तथा श्रमिक मक्खी का विकास, रानी और श्रमिक मक्खी का विकास किससे होगा? निषेचित अंडे से होगा। मतलब इसमें से एक होगी श्रमिक, एक होगी श्रमिक और एक होगी रानी मक्खी। तो रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी का विकास किससे होगा? निषेचन से, क्योंकि यहाँ निषेचन हो रहा है और ये बिना निषेचन के, ये निषेचन से होंगे दोनों। ये दोनों होंगे
निषेचन से, ये भी और ये भी, और ये दोनों होंगे किसके, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के। ठीक, कहानी समझ में आ जाएगी अच्छे से। टोटल नहीं, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ो, ठीक है ना। अतः रानी तथा श्रमिक द्विगुणित मादा है लेकिन ड्रोन अगुणित नर है, जो कि सही है। रानी मक्खी एक मात अंडा देने वाली मादा मक्खी है, जबकि श्रमिक मक्खी नपुंसक होती है। प्रजनन के लिए रानी मक्खी के छत्ते से निकलकर हवा में उड़ान भरती है, जिसके साथ सैकड़ों ड्रेन भी होते हैं। ये स्वार्मिंग कहलाती है यह क्रिया। अगला कह रहा है प्रजनन के बाद रानी छत्ते में वापस आ जाती कर अंडे देने का कार्य करती है, और श्रमिक मक्खी श्रम विभाजन होता है। अतः यह कई प्रकार के होते हैं। श्रमिक में कौन कौन से हैं, एक है नर्स बी, एक है गार्ड बी, एक है क्लीनर बी, और एक है स्काउट बी। नर्स बी का काम यह लार्वा को पोषण देती है। गार्ड बी का काम यह छत्ते की देखभाल करती है, जो डंक मारती है। क्लीनर बी यह छत्ते की सफाई करती है। स्काउट बी यह भोजन की खोज की तथा बी डांस संकेत द्वारा इसकी सूचना अन्य सदस्यों को भेजती है। अब सोच लो, बात समझ में आ जाएगी। सोच लो, बात समझ में आ जाएगी। और लास्ट क्या है, मधुमक्खी के प्रमुख किस्म कौन कौन से हैं, एपिस एंडोसा रॉक बी, एपिस इंडिका इंडियन बी, एपिस मेलफेरा इटालियन बी, एपिस फ्लोरिया लिटिल बी। ये इतनी उसकी क्या है, किस्में हैं। और आर्थिक रूप से इसका हम लोग किस्में करते हैं, शहद और मोम के रूप में करते हैं। इन सब चीजों को बस इतना याद रखिए, ठीक है ना। चेचक क्या है, चेचक एक वायरल डिजीज है, ठीक है ना। चलो, जब निषेचन नहीं होगा तो हनी बी का निर्माण कैसे होगा। बच्चे, निषेचन न होने का मुख्य रीजन ये है, एक मिनट कहाँ गया, निषेचन न होने का मुख्य रीजन ये है क्योंकि इस मादा युग्मकों की संख्या नहीं है। तो ये द्विगुणित संरचना में ही होते हैं, उनमें जनन अंग नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसलिए लिखा है वो लाइन कि ये नपुंसक होते हैं, इनमें जनन अंग नहीं होते हैं। जब भी जनन होना होगा, ठीक। राजा मक्खी भी होती है, नहीं होता। आप लोग अक्सर देखो, मधुमक्खियां जब उड़ती हैं तो अकेले एक रानी मक्खी आगे उड़ती है, बाकी सारी मक्खियां उसके पीछे उड़ती हैं। उनमें से कोई एक पहुंचेगा जिससे उसके साथ निषेचन होगा या जनन होगा, फिर वापस वो अपने छत्ते में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो सर, वायरल डिजीज मतलब इंस्टाग्राम वाला वायरल डिजीज। हाँ भाई, वही डिजीज है अभिषेक भारती जी। तो जो इंस्टाग्राम पे चीजें वायरल होती हैं वो डिजीज ही है, एक तरीके की रोग ही है। जो रील बनाने का रोग चला गया है, जो रील स्क्रॉल करने का रोग चल गया है, जो इंस्टाग्राम में देख कर प्यार करने का रोग चल गया है, जो इंस्टाग्राम में देख कर दुनिया बदलने का रोग चल गया है, पर उसके पीछे की मेहनत नहीं देखी जाती, जो रोग नहीं एक्चुअल मेहनत है। कदाहादास। वायरल डिजीज कहने का मतलब जो बहुत तेजी से फैलता है, पेंडेमिक के रूप में, महामारी का रूप ले ले, ठीक है ना। और किसके द्वारा, वायरस के द्वारा होने वाले रोगों की बात रही। जैसे कोरोना एक वायरस है और उस डिजीज को कहेंगे वायरल डिजीज। वायरल का मतलब वायरस है वहां पे, ठीक है ना, वो इंग्लिश शब्द है। चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू। 1080 पे देख रहा है। चलो, मेरा नाम ही है एसपी राज जी। हाँ, ये लॉन्ग आंसर है। चलो, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। ख्याल रखो एक नए चैप्टर के साथ। गुड नाइट। मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर दिन प्रयास कीजिए।